स्पर्म और एग अगर दोनों मीट करते हैं तभी हमें एम्ब्रियो मिलता है। उसका काम सिर्फ दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो डीएनए डिलीवर करना और सेकंड आपके एग को कन्वर्ट करना एम्ब्रियो में। मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर अगर खराब है तो आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन की दुनिया में बेसिकली स्पर्म का बहुत मेजर रोल है। स्पर्म और एग अगर दोनों मीट करते हैं तभी हमें एम्ब्रियो मिलता है। उसका काम सिर्फ दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो डीएनए डिलीवर करना और सेकंड आपके एग को कन्वर्ट करना एम्ब्रियो में। तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत मायने रखती है। आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपके सामने सीड फिट के चैनल पे सिंपल एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ, वो है मिथ्स अबाउट मॉर्फोलॉजी। क्या एक्चुअली मॉर्फोलॉजी हैम्पर होने की वजह से हमारे फीटस बनने में या एम्ब्रियो बनने में दिक्कत आती है? यस या नो? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट मिथ सामने आती है वो है आपकी मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर अगर खराब है तो आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, और ये एग्जैक्टली मिथ है। वो इसलिए मिथ है क्योंकि अगर आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी अगर थोड़ी बहुत भी सही है तो उसमें पूरी पार होती है कंसीव करने की। अब मॉर्फोलॉजी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ मैं। मॉर्फोलॉजी में बेसिकली आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर काउंटर होता है। कभी कभार क्या होता है कि स्पर्म हमारे स्ट्रक्चर वाइज थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं, जैसे कि कभी टेल डबल हो गई या उसका हेड अलग हो गया या उसके हेड दो हो गए या उसकी नेक नहीं बनी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं अगर आपकी मॉर्फोलॉजी खराब है भी तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। सेकंड मिथ के ऊपर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि टाइट अंडरवेयर पहनोगे तो आपकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा स्पर्म का। तो बेसिकली ये मिथ है। वो इसलिए मिथ है क्योंकि टाइट अंडरवेयर आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे कुछ वर्क नहीं करता। वो बेसिकली ये उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप टाइट अंडरवेयर पहनते हो तो आपके टेस्टिस अपने टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार हमारी मोटिलिटी डाउन हो सकती है। बट मॉर्फोलॉजी जो होती है वो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बना रहा होता है। मान लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस कर रहा है जिसकी वजह से हमें स्पर्म मिल रहा है, बट उसको हेल्प जो देता है वो बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और उसका आसपास का एनवायरनमेंट दे रहा है। आसपास का एनवायरनमेंट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो मॉर्फोलॉजी में गड़बड़ी नहीं करेगा, वो गड़बड़ी करेगा आपकी मोटिलिटी में। तो ये एक मिथ है। थर्ड पॉइंट है एज हमारी कभी नहीं मैटर करती हमारी मॉर्फोलॉजी पे, और एक्चुअली एज मैटर करता है हमारे मॉर्फोलॉजी पे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जाता है। हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा डिले होना चालू कर देता है, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमको स्ट्रक्चरली अपने स्पर्म में डिफरेंस देखने को मिल सकता है एट द एज ऑफ 25, और सीधा उसके बाद जाओ एट द एज ऑफ 35। उसके बाद आगे बढ़ जाओ एज एज ऑफ 45, हमको अपनी मॉर्फोलॉजी में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चर्स स्पर्म के जो हैं वो धीरे 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 करके हमारी मॉर्फोलॉजी की डेड, और जिसे मैं बोलूँ कि उसका स्ट्रक्चर खराब होना चालू कर देते हैं। फोर्थ मिथ है कि स्ट्रेस हमारी मॉर्फोलॉजी में कुछ इफेक्ट नहीं डालती, और एक्चुअली में स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पूरी की पूरी चेंज ओवर हो जाती है, और उसी में ही आ जाते हैं आपकी स्पर्म की हेल्थ भी। अगर स्पर्म की हेल्थ अच्छी रखनी है तो अपने आप का स्ट्रेस जो है वो हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी स्ट्रेस में जब जाएगी तो कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से हमारे मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर या मोटिलिटी स्ट्रक्चर पे हमें दिक्कत देगा। तो स्पर्म सीधा डायरेक्ट रोल अपनाता है आपके स्ट्रेस लेवल से ऊपर। गाइस एक चीज समझो, अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो वो डायरेक्ट रिलेशन बनाता है आपकी मॉर्फोलॉजी पे। ये एग्जैक्टली एक मिथ है। अगर आपके स्पर्म काउंट कम है ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत आए, क्योंकि क्या होता है कि जब स्पर्म काउंट कम होता है तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस अलग तरीके से वर्क कर रही होती है या कम काम कर रही होती है, बट उसका रिलेशन हमारी मॉर्फोलॉजी से नहीं होता। तो अगर स्पर्म काउंट लो भी है और मॉर्फोलॉजी अच्छी भी है तो इससे कोई भी परहेज नहीं है, उसमें भी कंसीव के चांसेस होते हैं। गाइज अगर आपकी मॉर्फोलॉजी खराब है और वो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा मानना आपके लिए एक मिथ है,
क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं हो सकती तो बहुत सारे पेशेंट कंसीव कर पाते हैं थ्रू आयुर्वेद ट्रीटमेंट या थ्रू न्यूट्रास्यूटिकल ट्रीटमेंट या थ्रू एलोपैथी ट्रीटमेंट। वो क्यों कर पाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में कम है तो वो आपकी मॉर्फोलॉजी पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है तो आपकी मॉर्फोलॉजी ऑटोमेटिकली लेवलाइज हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो मॉर्फोलॉजी और आपके लो स्पर्म काउंट का रिलेशन नहीं बनता। साइड बाय साइड अगर आपकी मॉर्फोलॉजी खराब हो भी जाती है तो उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी मॉर्फोलॉजी फिर से रीगेन हो जाती है। गाइज, ये सारी मिथ्स थी, आप थोड़ा सा क्लियर हो गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो बेचिंतित होकर कीजिए। मॉर्फोलॉजी के लिए अपने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए या अपने किसी शुभचिंतक के पास छोड़ दीजिए। बाकी चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपकी मॉर्फोलॉजी को बेटर करने के लिए या आपकी मॉर्फोलॉजी को ठीक करने के लिए सब तत्पर हैं। इसी के साथ अगर आपको इस सीड फिट का चैनल या मैं या फिर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।